सिरसा की अनाज मंडी में 25 सितंबर से धान, नरमा और कपास की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। इसी को लेकर मंगलवार को हिसार से जोनल मार्केटिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर निहाल सिंह गोदारा सिरसा पहुंचे। इसी के साथ ही मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया और आढ़तियों से बैठक कर मंडी में की गई तैयारियों की समीक्षा की। इससे पहले निहाल सिंह ने मार्केट कमेटी के सचिव और आढ़तियों के साथ मंडी का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी का दौरा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसानों को टोकन सिस्टम दिया जाएगा और किसान की फसल की खरीद सही तरीके से की जाएगी। उधर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब में सीएम बदलने को लेकर हुए घटनाक्रम पर बोलते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अपमानित महसूस करने की बात कही, अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से आगामी विधानसभा चुनावों में किसी भी तरीके का लाभ कांग्रेस को नहीं होने वाला है। वहीं हरियाणा कांग्रेस पर हमला करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गुटबाजी तो कांग्रेस की पहचान है। वहीं रास्ता खुलवाने के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी में किसानों के नहीं पहुंचने पर कहा गया कि सड़क बंद होने से देश का नुकसान हो रहा है। वहीं लॉकडाउन के दौरान माननीयों की चली गाड़ियों को लेकर हुए खुलासे पर कहा गया कि ये जानकारी 2 गाड़ियों की होगी और हमें प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि यह कोई ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चली है। जेजेपी के संरक्षक ललित चौटाला ने मंगलवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम ओपी चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यहां बीजेपी जो सरकार है वो उसमें जेजेपी सहयोगी है और सरकार के साथ जेजेपी मिलकर काम कर रही है। रिश्ते को कोई भी नाम दे सकते हैं। वहीं उन्होंने ओपी चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि 2005 से पहले ओपी चौटाला की इनेलो और बीजेपी का गठबंधन था। उस समय इनेलो और बीजेपी का क्या रिश्ता था। वहीं अजय चौटाला ने इनेलो की ओर से 25 सितंबर को जींद में थर्ड फ्रंट के गठन करने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि थर्ड फ्रंट बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के अलावा किसान आंदोलन पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए ही किसान आंदोलन का समाधान होगा और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उधर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि फरीदाबाद के सभी बड़े अधिकारी साइकिल पर सवार होकर अपने कार्यालय जाएंगे। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने 22 सितंबर को फरीदाबाद में कार फ्री डे मनाने का फैसला किया है। इसके तहत उन्होंने कहा कि इससे न केवल अधिकारियों की सेहत सुधरेगी बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी होगी। सेवक अधिकार आयोग हरियाणा के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने पलवल में जिला स्तरीय बैठक को संबोधित किया। दरअसल इस दौरान टीसी गुप्ता ने कहा कि सरकार और सेवा अधिकार आयोग का एकमात्र उद्देश्य है और आमजन के काम बिना किसी परेशानी के समय पर उनकी संतुष्टि के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती बरतेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लगता है तो आयोग उसे सरकारी सेवा से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। टीसी गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि अब ढोल-मूल रवैये अपनाने वाले अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा, यानी कि उनकी लापरवाही को नहीं बख्शा जाएगा। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने तो शाम में अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन भी सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा ने नहरी पानी, आवारा पशु और फसल खराब को लेकर मुआवजा दिलवाने की मांगों को लेकर कई और नई अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को लेकर जल्द पूरा करवाने की मांग की।
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने गुरुग्राम में प्रदर्शन कर जीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार वर्कर्स यूनियन के साथ किए समझौते का वादा खिलाफी कर रही है। और वहीं यूनियन की लंबित मांगों को लेकर परिवहन मंत्री के साथ यूनियन की बैठक में फैसला हुआ था। 3 महीने में एक बार यूनियन और सरकार के साथ बैठक करने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन अभी तक ये बैठक नहीं हुई। उधर बारिश के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के बैनर तले जिला भर के किसान मंगलवार को सिरसा लघु सचिवालय में एकत्रित हुए। वहीं किसानों ने बताया कि बारिश के कारण उनकी फसल 70 से 100% खराब हो चुकी है और जिसको लेकर तहसीलदार गुरदेव सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उधर किसानों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो सरकार आंदोलन के लिए तैयार रही। इस दौरान पुलिस के जवान तैनात रहे। उधर बहादुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय के गेट के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सफाई कर्मचारी गुड़गांव नगर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को सस्पेंड करने से नाराज हैं। आपको बता दें, सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी ये दी है कि अगर उनके सस्पेंड साथी को जल्द ही वापस नौकरी पर नहीं रखा गया तो 24 सितंबर को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सफाई कर्मचारियों ने बताया कि 24 सितंबर को वह शहर भर में सरकार के खिलाफ हाथों में काले झंडे और उल्टी झाड़ू लेकर प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यरत सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है। उधर हरियाणा टूरिज्म मैगपाई के कर्मचारियों ने मंगलवार को इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ ही उन्होंने निजीकरण पर रोक और पर्यटन निगम में सेंट्रलाइज्ड सैलरी का प्रावधान लागू करने को लेकर नारेबाजी की। साथ ही सभी कैटेगरी के कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर नारेबाजी की गई। उधर हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष देशवाल ने बताया कि कर्मचारियों की मांगें लंबित पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा टूरिज्म प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनकी मांग ये है कि जल्दी उनकी यूनियन के नेताओं को बुलाकर इन सभी मांगों यानी कि उन मामलों पर गौर करते हुए जल्द ही सभी मांगों को लागू किया जाए। उधर फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय पर मंगलवार को खोरी गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल खोरी गांव में ही निवास की मांग की गई। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें डबुआ में पुनर्वास नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्हें खोरी गांव में ही उनका निवास स्थान चाहिए। इसी के साथ ही उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें वापस ये स्थान चाहिए। लोगों ने कहा कि अवैध उनके निवास नहीं बल्कि सरकार का सिस्टम है जो गरीबों की छत छीन रहा है। और वहीं हरियाणा न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। दरअसल सिरसा जीएम को मिला फतेहाबाद रोडवेज का एडिशनल चार्ज। जीएम ने दिए बसों के इंश्योरेंस के आदेश। 6 दिन से डिपो में खड़ी थी 74 बसें। हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाई थी खबर। उधर बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। आपको बता दें, कोरोना महामारी को देखते हुए स्कूल में सतर्कता बरती जा रही है और स्कूल में प्रवेश से पहले बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। इसी के साथ ही हाथों को सैनिटाइजर भी करवाया जा रहा है और स्कूलों में बच्चों का मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए शिक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। वहीं अध्यापकों का ये कहना है कि बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। इसको लेकर कोरोना के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। वहीं केएमपी के साथ शुरू होने वाले रेल प्रोजेक्ट के लिए होने वाली जमीन एक्वायर में कम कलेक्ट्रेट होने के चलते मांडोठी के सैकड़ों ग्रामीण झज्जर के उपायुक्त से मिलने पहुंचे। वहीं दलाल खाप 84 के प्रधान के मुताबिक उनके गांव के आसपास के गांव में 4 करोड़ से ऊपर का जमीन का रेट चल रहा है, लेकिन उनके गांव की जमीन का रेट सरकार काफी कम लगा रही है। उन्होंने कहा कि 14 साल पहले जाखोदा में एक जमीन की रजिस्ट्री हुई थी जो 1 करोड़ 55 लाख रुपए में बिकी थी। उसकी रजिस्ट्री भी उपायुक्त के सामने दिखाई जाएगी।
भूप सिंह दलाल के अनुसार उपायुक्त ने उनकी बात का स्वागत करते हुए कहा कि जब ग्रामीण कहेंगे आपके गांव में आ जाएंगे और समस्या का समाधान कर देंगे। उधर रादौर में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय ऐतिहासिक जहारवीर गोगामाड़ी मेले को आयोजन को प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। दरअसल लेकिन उसके बाद भी मंगलवार को काफी दुकानदारों ने मेले में दुकानें लगाई। वहीं इसकी जैसे ही सूचना नगरपालिका प्रशासन को लगी तो नगरपालिका कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंचकर सभी दुकानदारों को दुकानें हटाने के आदेश दिए गए, जिसके बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। वहीं दुकानदारों का ये कहना है कि कोरोना के चलते पहले ही हालात बिगड़े हुए हैं। उन्होंने लगा कि मेले में दुकान लगाकर कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन यहां भी कोरोना का हवाला देते हुए दुकानें लगाने से साफ मना कर दिया है। उधर गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में प्रोफेसर पर एमबीबीएस छात्राओं को अभद्र भाषा बोलने का मामला सामने आया। दरअसल मंगलवार को सभी एमबीबीएस के छात्राओं ने अभद्र भाषा बोलने वाले प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। छात्राओं ने प्रोफेसर पर क्लास में अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि क्लास के दौरान प्रोफेसर की ओर से अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उधर मामले को लेकर मेडिकल के डायरेक्टर ने जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच कर 3 दिन में सौंपने को कहा है। वहीं तब तक फिलहाल प्रोफेसर को 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेजा जा चुका है। उधर बहादुर रोड की इंदिरा कॉलोनी की गलियों में पिछले 5 दिन से पानी भरा हुआ है। दरअसल 5 दिन पहले हुई बरसात के कारण वेस्ट जुआ ड्रेन ओवरफ्लो होकर टूट गया, जिसकी वजह से इंदिरा कॉलोनी की सभी गलियों में पानी भर गया था। लेकिन अभी तक गलियों में पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी कॉलोनी वासियों को इसी पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कॉलोनी में जल निकासी के पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए थे। इस संबंध में अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। वहीं कॉलोनी वासियों का यह कहना है कि जल्द ही अगर उनकी कॉलोनी की गलियों से इस पानी को बाहर नहीं निकाला गया तो उनके घरों में भी दरारें आने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। सिरसा के गांव मोरीवाला में बिजली निगम द्वारा की गई रेड मामले में किसानों ने एकजुट होकर बिजली निगम की एससी से मुलाकात की। दरअसल 10 दिनों में मामले को निपटाने की चेतावनी दी गई है। किसानों का यह कहना है कि टीम ने छापेमारी कर एक व्यक्ति पर करीब 70,000 रुपए जुर्माना लगाया था। किसानों का आरोप यह है कि किसानों को टारगेट किया जा रहा है, जिस परिवार पर जुर्माना लगाया गया है। उधर किसानों का यह कहना है कि जो परिवार किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगे प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। दरअसल जहां अस्पताल के अंदर सभी वार्डों में जाकर कार्यप्रणाली का जायजा लिया गया। वहीं इस मौके पर उपायुक्त ने कई मरीजों से भी बात कर उनकी समस्याएं सुनी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त विक्रम सिंह ने वार्डों के डॉक्टरों से बातचीत की। इसी के साथ ही व्यवस्था में सुधार करने के मामले में उनकी राय मांगी गई और उपायुक्त विक्रम सिंह कोरोना काल के खतरे के बीच काम करने वाले डॉक्टरों की तारीफ करते हुए नजर आए। गुरुग्राम के सेक्टर 43 में स्थित पारस अस्पताल में कई सालों से खुले स्थान पर अवैध रूप से पार्किंग करवाकर लोगों से शुल्क वसूला जा रहा था, लेकिन सीएम विंडो पर शिकायत के बाद 29 जुलाई को पारस अस्पताल प्रबंधन के शांत लोक थाने में शिकायत दर्ज की गई। और उधर शिकायत पर नगर निगम गुरुग्राम में 16,27,500 का फाइन लगाया गया, लेकिन पारस अस्पताल ने 12,89,647 रुपए छूट के बाद निगम को पैसे जमा करवा दिए और पार्किंग फीस न वसूलने का वादा किया। लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से इस अस्पताल में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इस बार वेले के नाम पर गाड़ियों को पार्क किया जाता है और उसकी एवज में यहां आने वालों से 100 रुपए वसूला जाता है। उधर सोहना में काफी समय से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही अतिक्रमण की समस्या से अब बाजार में आने वाले लोगों को राहत मिल सकती है।
जिसके लिए सोहना एसडीएम ने नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बाजार का निरीक्षण किया। आपको बता दें, जिसके बाद परिषद के अधिकारियों को 10 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिखित आदेश दिए गए। वहीं काफी समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट और परिषद की ओर से बनाए गए पानी निकासी के लिए हायर वेस्टिंग सिस्टम की भी रिपोर्ट मांगी गई और एसडीएम की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद नगर परिषद अधिकारियों में अफरा तफरी मची हुई है। उधर यमुनानगर की आईटीआई चौक से फर्कपुर जाने वाली सड़क पर रेलवे वर्कशॉप के पास रेलवे के 2 फाटक हैं, लेकिन इन दिनों ये दोनों फाटक राम भरोसे चल रहे हैं। रोजाना ट्रेन के डिब्बे और इंजन वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए जाते हैं। साथ ही इस सड़क से रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन इस बीच सड़क पर लगती दोनों फाटक बंद नहीं की जाती। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को खुद ही सतर्क रहना पड़ता है। वहीं रेलवे के कर्मचारियों को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। कर्मचारियों का यह कहना है कि यहां सिर्फ 6-7 लोगों की ड्यूटी है और वो क्या क्या करें। उधर हांसी में सीएम फ्लाइंग ने मंगलवार को देपल रोड पर स्थित वितान फूड मुरब्बा फैक्ट्री पर छापेमारी की। दरअसल सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली कि इस मुरब्बे की फैक्ट्री में जो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी क्वालिटी सही नहीं है। इसी को लेकर मंगलवार दोपहर सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम यहां पहुंची और यहां से सैंपल कलेक्ट किए और यहां से अलग अलग सामान के 6 तरह के सैंपल लिए गए। उधर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर भंवर सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचकर कई खामियां मिली। इसके बाद आंवला, पपीता, सेब, बेलगड़ी सहित 6 तरह के सामान के सैंपल लिए गए। इन सैंपलों में मधुबन लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। उधर 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी को लेकर नया कानून बनवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान अब किसान आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए कबड्डी लीग का आयोजन करवाने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस कबड्डी लीग का शुभारंभ 22 सितंबर को बहादुर रोड के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में होगा। इस प्रतियोगिता में देश भर के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शामिल होंगे और किसान आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। उधर किसान ने बताया कि 22 और 23 सितंबर को बहादुरगढ़ में ये लीग करवाई जाएगी और 24 से 26 सितंबर तक ये लीग सिंघू बॉर्डर तक चलेगी। और वहीं किसान नेता प्रविंदर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में बेस्ट रेडर और कीचर को बुलेट मोटरसाइकिल उपहार स्वरूप दी जाएगी। उधर पंचकुला की राजीव कॉलोनी में दर्दनाक हादसा देखने को मिला। दरअसल बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात तेज बारिश के चलते एक घर की छत गिर गई। इस हादसे में 6 साल की बच्ची की मलबे में दबने से मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें पंचकुला के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद सेक्टर 14 थाना प्रभारी राजीव मिगलानी और सेक्टर 16 चौकी इंचार्ज सुशील कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की जानकारी ली गई। जांच अधिकारी ने इस मामले में बताया कि बारिश के कारण कच्ची मिट्टी की छत नीचे गिर गई, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हुआ है। उधर सोनीपत में खरखोदा सीआईए ने डकैती की साजिश रचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया, जहां सोनीपत पुलिस ने छात्र बदमाशों को अवैध हथियार और लूट की कार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इसके अलावा 2 और हत्या और डकैती की घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जैसे पुलिस ने 17 सितंबर को हुए हत्या मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें, 17 सितंबर को झज्जर के गुड्डा गांव के खेतों में एक अज्ञात शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसका पोस्टमार्टम करवाया और शव की शिनाख्त के लिए उसे अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया था। मृतक मनोज के परिजनों ने इस मामले में बताया कि मनोज 2 व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल पर गया था। और वहीं जांच में सामने आया कि अमित और रोहित ने मनोज की हत्या की थी। दरअसल आरोपी रोहित और मृतक मनोज की पत्नी दोनों 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं और मनोज की पत्नी पायल भी इस हत्या में शामिल है। उधर करनाल में कुटेल गांव में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली और मृतक अपना घर गिरने से परेशान चल रहा था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। दरअसल पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश में कुटेल गांव में रहने वाले नरेश के घर पर कहर बरप आया और बारिश से 3 कमरों वाले मकान के 2 कमरों की पूरी छत गिर गई। वहीं एक भाई के कमरे की कड़ियां निकाल ली गई। पीड़ित परिवार ने गांव के सरपंच से लेकर घरोंदा के विधायक तक गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर नरेश ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उधर सिरसा के प्रीतनगर में एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दरअसल आपको बता दें, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया।
वहीं मृतक के ससुर फतेह सिंह का ये कहना है कि मृतक भूप सिंह चुट्टे का सेवन करता था और नशे की पूर्ति नहीं होने के चलते उसने ये कदम उठाया है। उधर डीएसपी आरएन चौधरी ने बताया कि परिजनों का इस मामले में ये कहना है कि मृतक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। उन्होंने बताया कि घर में कोई टेंशन चल रही होगी जिसके चलते मृतक ने ये ठोस कदम उठाया। उधर यमुनानगर के हमीदा हेड के पास एक युवक अपने मामा की अस्थियों को पश्चिम यमुना नहर में प्रवाहित करने के लिए आया और इस दौरान उसका पैर फिसल गया जिसके चलते वह पानी में डूब गया। इसके बाद युवक की खोज के लिए 6 लोग एक किश्ती में सवार होकर निकले और किश्ती तेज बहाव पानी में पलट गई जिससे 4 लोग तो किसी तरह बचा लिए गए, लेकिन सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने वाला युवक सुरेंद्र पानी के तेज बहाव और लहरों में फंस गया। उधर एक युवक का शव जहां सोमवार को बरामद हो गया था तो वहीं 2 और युवकों के शव मंगलवार को इंद्री के पास यमुना नहर से बरामद हुए। यमुनानगर सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों लापता लोगों के शव मिल चुके हैं। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए गांव हंसेवाला निवासी जयपाल गिल का पार्थिव शरीर मंगलवार को गांव पहुंचा। इस दौरान राजकीय सम्मान के साथ शहीद जयपाल गिल को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर शहीद की पत्नी ने कहा कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है और वो उन्हें सैल्यूट करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को भी आर्मी में ही भर्ती करवाएगी। शहीद की माता ने भी अपने बेटे की वीरगति को प्राप्त करने पर होने पर कहा कि मेरे जैसी कई महिलाएं ऐसे सुल्तान जिसने पैदा किए जो देश की सेवा में लगे हैं। उधर सिरसा में चोरी का हैरतअंगेज मामला सामने आया। दरअसल यहां गिरोह के लोग खरीदारी करने के बहाने दुकानों से मोबाइल की चोरी को अंजाम देते हैं। आपको बता दें ताजा मामला सूरतगढ़िया बाजार का है जहां बीती शाम करीब 7 बजे एक युवक युवती दुकान में आते हैं और 20 मिनट तक दुकान में खरीदारी करते हैं जिसके बाद वो मौका पाकर आईफोन चोरी कर ले जाते हैं। उधर सिरसा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब दुकान मालिक को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जिसमें युवक युवती के चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। आपको बता दें पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर समालका पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 4 पिस्तौल 8250 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया है। उधर बताया जा रहा है कि बीते दिनों समालका के चुलकाना रोड पर कुछ बदमाशों ने किरियाने की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और किसानों को उम्मीद है कि इस बार धान की फसल अच्छी होगी। बारिश के कारण इलाकों के तालाब और झोड़ लबालब भर गए हैं। वहीं गोहाना में भारी बारिश के बाद दर्जनों गांवों में जलभराव की समस्या देखी गई। खेतों में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। बारिश के कारण पानी के कारण धान के साथ कपास, गन्ना, जवार, बाजरा खराब हुआ है। किसानों ने बताया कि बारिश की वजह से उनके खेतों में बारिश का पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से उनकी फसलें खराब हो गई हैं। और प्रशासन का ये कहना है कि 100 पंप सेट पानी निकासी के लिए लगवाए गए हैं। उधर सिरसा जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री एंड प्ले स्कूल में तब्दील करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बाकायदा आंगनबाड़ी वर्करों को इस बारे में ट्रेनिंग भी दी जा रही है।